हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ योगेश कुमार सिंह। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नेक्स्ट आईएएस अनुभव वन के साथ आप लोगों का अनुभव यानी एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार रहा होगा। तो चलिए, आज हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स, आईआर और मिसलेनियस क्वेश्चन से उन पर डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी और एक इस स्थलरुद्ध जल निकाय में गिरती है। इसकी तटरेखा 5 देशों द्वारा साझा की जाती है। हाल ही के वर्षों में इसके तेजी से सिकुड़ने के कारण चिंताएं बढ़ रही हैं। हम जानते हैं कि यूरोप की सबसे लंबी जो नदी है वो वोल्गा रिवर है। वोल्गा रिवर है। और दूसरा, जब हम इस ओर आते हैं कि स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक्ड, तो हम जानते हैं कि ना तो उत्तरी सागर स्थलरुद्ध है, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो आर्कटिक से आर्कटिक सी से और अटलांटिक ओशन से स्पष्ट रूप से जुड़ता है। आपका ना तो काला सागर यानी ब्लैक सी, हम जानते हैं कि टर्किश स्ट्रेस जिसमें मारमारा सी के थ्रू और आपके बास्पोरस एंड डार्डेलस स्ट्रेट के थ्रू, बास्पोरस एंड डार्डेलस स्ट्रेट के जरिए काला सागर आपके मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से मिलता है। और आपका बाल्टिक सागर दो डेनिस जल डमरू मध्य के जरिए आपके उत्तरी सागर से मिलता है। तो ऑप्शन ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि कैस्पियन सी है, कि यही इन चारों ऑप्शन में से अकेला लैंडलॉक जल निकाय है। और दूसरा हम जानते हैं कि वोल्गा है, आपके कैस्पियन सी में ही गिरती है। तीसरा, तटरेखा 5 देशों द्वारा साझा की जाती है। तो इसके लिए एक सिंपल याद रखने का तरीका है कि कैस्पियन सी से कौन कौन से देश मिलते हैं। तो कीरत इसके लिए, के से कजाकिस्तान, आई से ईरान, आर से रसिया, ए से अजरबैजान और टी से तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देशों के साथ अपनी सीमा कैस्पियन सी के द्वारा साझा की जाती है। अब हम जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों रहा। हम जानते हैं हाल ही में अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू, वहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का आयोजन किया गया। तो वहां पे कैस्पियन सी के जो सिकुड़ने और इसके प्रदूषण से के संबंध में काफी चिंताएं व्यक्त की गई। इसके अलावा अजरबैजान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जिसमें कैस्पियन सी के नीचे, कैस्पियन सी के भूतल से होते हुए एक पावर लाइन बिछाई जाएगी जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जाएगा। सो ऑप्शन सी कैस्पियन सागर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके थ्रू भी हम लोग मैप के थ्रू देख सकते हैं कि जो ब्लैक सी है वो सी ऑफ मरमरा और बास्पेरस और डार्डेलस जो आपके जो स्ट्रेट हैं उससे, उसके जरिए आपके मेडिटेरियन सी से मिलता है। नॉर्थ सी यहाँ आपके नॉर्वेजियन सी और आपके अटलांटिक ओशन से स्पष्ट रूप से कनेक्टेड है। वहीं आपका जो बाल्टिक सागर है वो डेनिस स्ट्रेट्स के जरिए आपके नॉर्थ सी से कनेक्टेड है। तो एकमात्र इन ऑप्शन में से लैंडलॉक जल निकाय वो है आपका कैस्पियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघर्ष का क्षेत्र, समाचारों में रहा संघर्ष का क्षेत्र जो जिस देश में स्थित है। दांजो द्वीप स्पष्ट रूप से जापान में स्थित है। हाल ही में चीन के एक टोही विमान ने जापान के दांजो द्वीप समूह का जो हवाई क्षेत्र है उसका अतिक्रमण किया और जापान द्वारा इसमें विरोध दर्ज कराया, इसलिए यह चर्चित रहा। कुर्स्क, यह रूस का क्षेत्र है। पिछले वर्ष कुछ समय के लिए यूक्रेन ने इस पर अधिकार कर लिया था। हालांकि रूस ने बाद में अपनी कार्यवाही को बढ़ावा देते हुए इसके अधिकांश क्षेत्र को वापस प्राप्त कर लिया है, तो यह भी चर्चा में रहा। दारफुर, यह आपका सीरिया में नहीं बल्कि सूडान के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है। यह पिछले दशक से ही अपने मतलब जनजातीय संघर्षों और नरसंहार के लिए फेमस रहा है। हाल ही में यहाँ पे चिंताएं फिर दोबारा से काफी ज्यादा हिंसक घटनाओं के कारण दोबारा से यह चर्चा में आया है। सो तीसरा युग्म सही नहीं। उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योगासन को पहली बार वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई खेल वर्ष 2026 में नागोया आइची यानी जापान में आयोजित किए जाएंगे। खेलों में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया जाएगा। योगासन को 2026 के एशियाई खेलों में शामिल किया गया है, लेकिन मेडल इवेंट यानी पदक स्पर्धा की बजाय यह सिर्फ एक
प्रदर्शन स्पर्धा के रूप में ही शामिल किया जा रहा है, यानी मेडल इवेंट के रूप में नहीं है। तो इस तरह कथन एक आपका इनकरेक्ट हो जाता है। 2, क्रिकेट को पहली बार वर्ष 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया जाएगा। हम जानते हैं क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया है, लेकिन क्रिकेट के प्रेमी जो हैं वो यह भी जानते हैं कि क्रिकेट आपके पहले ओलंपिक 1986 के एथेंस और दूसरे ओलंपिक 1900 के पेरिस ओलंपिक में भी शामिल था। लेकिन ध्यान रहे 1896 के जो ओलंपिक एथेंस ओलंपिक थे उनमें इसका आयोजन नहीं हो सका था, क्योंकि इतने ज्यादा प्रतिभागी मिले ही नहीं थे कि इसका आयोजन हो सके। और वहीं 1900 के पेरिस ओलंपिक में सिर्फ एक मैच ही हो पाया था, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था। सो कथन 2 भी आपका सही नहीं है। कथन 3, हॉकी को इसके शामिल होने के बाद पहली बार वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों, 2026 के राष्ट्रमंडल खेल आपके ग्लासगो में आयोजित होंगे, 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर रखा जाएगा। हॉकी को 1998 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार शामिल किया गया था, लेकिन 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें कुश्ती, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस आदि के साथ हॉकी को भी बाहर कर दिया गया है। तो इस तरह ऑप्शन 3 आपका सही है। यहां ध्यान देने योग्य यह बात है कि यह इस तरह के गेम है जिसमें भारत लगातार पदक कॉमनवेल्थ गेम में जीतता रहेगा, तो निश्चित ही भारत की पदक संख्या पर इस निर्णय का फर्क पड़ेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब लीग ने हाल ही में सीरिया की सदस्यता बहाल की है। कथन 1 सही है। पिछले दशक के शुरुआत में अरब लीग ने सीरिया की सदस्यता रद्द कर दी थी। उनका मानना था कि वहां के जो शासक थे बशर अल असद, उनके द्वारा लोकतंत्र समर्थक जो आंदोलन है उनको कुचला जा रहा था। इस वजह से उनकी सदस्यता बहाल कर दी, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में इनकी सदस्यता को पुनः बहाल कर दिया गया। जब सीरिया की सदस्यता रद्द की गई थी तो उसी के साथ साथ में पश्चिमी देशों के द्वारा, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कुछ प्रतिबंध सीरिया पर आरोपित कर दिए गए थे। उनका भी वही मानना था कि बशर अल असद के द्वारा लोकतंत्र समर्थक जो आंदोलन है उनको कुचला जा रहा है। लेकिन अरब लीग ने तो हाल ही में इनकी जो सदस्यता को बहाल कर दिया है, लेकिन जो पश्चिमी प्रतिबंध हैं वह अभी हटाए नहीं गए हैं। इस तरह कथन 2 आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। अरब लीग उत्तरी अफ्रीकी और मध्य पूर्व के जो अरब कंट्रीज हैं उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। 1944 के अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के तहत 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और यह क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। अभिकरण एजेंसी स्थापना नोडल मंत्रालय। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो स्थापना कार्यकारी संकल्प की बजाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1945 सही है, अपनी शक्ति प्राप्त करता है। यानी दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1945 से केंद्र सीबीआई अपनी शक्ति प्राप्त करता है और इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसके साथ साथ जो इंटरपोल है उसके साथ कोऑर्डिनेट यानी नोडल एजेंसी के रूप में भी यह कार्य करती है। नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय नहीं, यह कर्मचारी लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के डीओपीटी डिपार्टमेंट के तहत वर्क करती है। तो इस तरह से आपका पहला युग गलत हो जाता है। 2, प्रवर्तन निदेशालय, यह आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा से संबंधित अपराधों के मामले में जांच करती है। साथ ही इकोनॉमिक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत इसे कुछ अन्य अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। इसकी स्थापना कार्यकारी संकल्प के माध्यम से की गई थी और यह सही है कि यह वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 1960 में इसका जो मुख्य नोडल डिपार्टमेंट था वो आपका
राजस्व विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो वित्त मंत्रालय के अधीन है वो कार्य करता है। तो इस तरह यह युग्म भी सही नहीं है। एनआईए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, एनआईए की स्थापना मुख्य रूप से जब 26/11 का मुंबई हमला हुआ तो हमें एक ऐसी विशेष एजेंसी की आवश्यकता पड़ी जो देश भर में और कई मामलों में देश से भी बाहर आतंकवाद या उससे संबंधित मामलों की जांच कर सके। तो इसके लिए एनआईए एक्ट 2008 में लाया गया और उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। तो संसदीय अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई और यह भी सही है कि यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो युग्म 3 सही है। उपयुक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? ऑप्शन सी केवल 3 एनआईए के मामले में सही जानकारी दी गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा ऋण और छात्रवृत्ति तक पहुंच के लिए एक एकल खिड़की मंच प्रदान करना है। कथन 1 सही है। अभी पीएम विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है कि छात्रों को जो आपके शैक्षिक ऋण है और सरकारी जो छात्रवृत्तियां हैं उनके बारे में एकल खिड़की सुविधा प्रदान की जा सके। भाई आपको जानकारी प्राप्त करनी है, आपको बैंकों के शैक्षिक ऋण से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है, विभिन्न बैंकों में आपके शैक्षिक ऋण से संबंधित क्या स्थिति है वह जानकारी प्राप्त करनी है, उसके लिए यह एकल खिड़की मंच आपको प्रदान करता है। कथन 2 विज्ञान धारा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कक्षा 8वीं तक नो डिटेंशन पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। विज्ञान धारा पहल जो है वह आपका इनोवेशन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की एक पहल है। इसके तहत ऐसे एक मूलभूत ढांचे का निर्माण किया जाएगा कि देश में जो शैक्षिक संस्थान है उनमें आपका जो नवान्मेष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सके। तो कथन 2 आपका गलत हो जाता है। इस तरह ऑप्शन ए केवल 1 इज द राइट आंसर। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है। यह कथन आपका सही है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च यह आपका गोवा में स्थित है। यह जो संस्थान है जो भारत के जो ध्रुवीय कार्यक्रम है उनके लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और स्पष्ट रूप से यह सही है कि यह संस्थान है आपके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। तो कथन 1 आपका सही हो जाता है। कथन 2 दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित नवीनतम अनुसंधान केंद्र है। नवीनतम नहीं बल्कि यह है भारत का पहला अनुसंधान संस्थान था और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। हालांकि 1989 के बाद यह बर्फ में दबाव की समस्या से जूझ रहा था, जिसको 1991 में छोड़ दिया गया और यह सिर्फ अब एक डिपो के रूप में वर्क करता है। जो भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र है वह मैत्री है और मैत्री की स्थापना अंटार्कटिका में 1989 में की गई थी। जो भारत का नवीनतम और तीसरा अनुसंधान संस्थान है उसका नाम भारती है और इसकी स्थापना 2012 में की गई। अगर मैं कहूं तो भारत के इस समय अंटार्कटिक में संचालित जो है वह सिर्फ ये 2 मैत्री और भारती है और दक्षिण गंगोत्री सिर्फ एक डिपो के रूप में वर्क करता है। यह अनुसंधान के रूप में अब संचालित नहीं है। वहीं मैं बात करूं अंटार्कटिक की, तो अंटार्कटिक में नॉर्वे के स्वालबार्ड में भारत की एक अनुसंधान संस्थान है जिसका नाम हिमाद्री है और इसके अलावा एक जलमग्न यानी सबमर्ज्ड लेबोरेटरी जिसको इंडार्क नाम दिया गया है वह भी स्वालबार्ड में ही स्थित है। सो आपका कथन 2 गलत हो जाता है। 3 भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 भारतीय न्यायालयों को अंटार्कटिक में भारतीय नागरिकों में भारतीय विदेशी अभियान में शामिल विदेशियों से जुड़े अपराधों पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। यह कथन भी सही है। संसद द्वारा हाल ही में यह अधिनियम पारित किया गया
कि अगर भारतीय नागरिक अथवा भारतीय जो अंटार्कटिका अभियान है उनमें सम्मिलित कोई व्यक्ति कुछ अपराध करते हैं तो उनके तहत भारतीय न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान किए गए हैं। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल 1 और 3, ऑप्शन सी आपका सही विकल्प है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल, यह है क्वाड की कैंसर मूनशॉट पहल का उद्देश्य एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण, जांच और उपचार तक बेहतर पहुंच बनाने के माध्यम से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर की समस्या का समाधान करना है। हम जानते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में महिलाओं की कैंसर से मृत्यु के मामले में सर्वाइकल कैंसर 30 नंबर पर आता है और एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। सो क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल का उद्देश्य एकदम सही यही है। कथन 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एचपीवी टीकाकरण के सामान्य तौर पर 15 वर्ष की आयु के बाद व्यक्तियों के लिए अनुशंसित किया जाता है। यह कथन आपका सही नहीं है। एचपीवी वैक्सीन के लिए सामान्यतः बोला जाता है कि 9 वर्ष से अधिक की बालिकाओं को यह लगाया जा सकता है और 11वें अथवा 12वें वर्ष इसको लगाना ज्यादा सही रहता है। हालांकि जो विभिन्न देश हैं उनके तहत इसमें विभिन्न देशों में इसके तहत 9 से 14 वर्ष की किशोरियों को यह टीकाकरण किया जाता है। तो इस तरह कथन 2 आपका सही नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए, केवल 1। एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संबंध में हाल ही के घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरानी पेंशन स्कीम, हम जानते हैं एनपीएस से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम आपकी वर्क करती थी, के अंतर्गत कर्मचारियों को पेंशन निधि में योगदान देने के लिए उनके वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। कथन आपका सही है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी क्योंकि यह कोई निधि आधारित पेंशन स्कीम नहीं थी। इसका जो खर्च था वह सरकार के बजट से ही, यानी जो लोगों से आय प्राप्त होती थी उसी से प्रदान किया जाता था। और इसे खत्म करने का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि सरकार पर जो अतिरिक्त दबाव आ रहा था उसको कम किया जा सके। 2, नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन खातों में योगदान पूर्ण रूप से कर्मचारी से आता है। यह कथन आपका सही नहीं है। नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी 10% अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का प्रदान करते हैं और तथा इतनी ही समान राशि आपके सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो कथन 2 आपका गलत है। 3, एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी और सरकार दोनों पेंशन खाते में योगदान करेंगे। यह लगभग ओल्ड पेंशन स्कीम से थोड़ा बहुत मिलती है, लेकिन यह निधि आधारित एक पेंशन योजना है और यह सही है। कर्मचारी और सरकार दोनों खाते में योगदान करेंगे। जहां कर्मचारी का योगदान 10% होगा वहीं सरकार का योगदान 18.5% होगा। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 आपका सही आंसर है। थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड बेस्ट विशेस फॉर प्रीलिम्स। थैंक यू।